नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है गृहलक्ष्मी। बहू, इस बार दिवाली पे गांव जा रहे हैं तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने सोचा है कि हम दोनों थोड़े महीने वहीं रुक जाएंगे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो ना तो ममता जी अपनी बहू रीवा से बोली। रीवा बोली, मम्मी जी आप 3-4 महीने तो आ ही जाएंगी ना, क्योंकि थोड़े दिन के लिए मैं भी तो ऑफिस से छुट्टी लेने वाली हूँ। गाँव में दिवाली मनाकर मैं थोड़े दिन अपनी मम्मी के यहाँ रहने चले जाऊँगी, फिर तो वापस नहीं, ऑफिस पे भाग करनी है। आप होती तो मुझे बहुत सहारा मिलता आपका। आपके राज में सब कुछ आता है मम्मी जी, वरना सर आपके बिना मुझे कुछ समझ नहीं आता। ममता जी बोली, बहू मैं 3-4 महीने के वापस आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। खैर जितना हो सके इस मुंबई वाले घर में तो सफाई हो गई है और गांव वाले घर की सफाई करने मैंने बिमला से कह दिया है। चाबी बगल वाली सुरेखा भाभी को वही पड़ी है तो बिमला वही से चाबी लेकर सफाई कर लेगी। रिया बोली, हाँ मम्मी जी, यह आपने अच्छा किया कि बिमला से सफाई करने को कह दिया। अब जाते ही घर साफ मिलेगा। चलिए मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है। ममता जी बोली, हाँ हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें गांव जाने के लिए कपड़े भी पैक करना है। रिया बोली, आज ऑफिस से रीटा भाभी से पूछती हूँ कि गांव के लिए कब निकलना है, उस हिसाब से पैकिंग कर लेंगे। रीवा के ससुर दीनदयाल ने कुल मिलाकर 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाई और उनका परिवार गांव में रहता था और बाकी 2 भाई उनका परिवार यहाँ मुंबई में रहता था। दीनदयाल जी और उनकी पत्नी ममता जब भी गांव जाते दोनों महीने वहीं गुजार कर आते। गांव से बहुत यादें जुड़ी थी उनकी। उनका मन तो करता है कि वो लोग गांव में ज़्यादा दिन रहे, मगर यहाँ बेटे मोहित और बहू रीवा मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते। दोनों अवसर आने में लेट हो जाते और सुबह बहुत बार उन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता। ऐसे ममता जी खाना और टिफिन तैयार कर देती, घर के अन्य काम भी खुशी खुशी कर देती थी। ससुर दीनदयाल जो भी बाहर से दूध दही सब्जी फल इत्यादि ला देते थे। इस बार दिवाली में ममता जी अपनी सभी देवरानी जेठानी का खाना और पूजा अपने घर में रखी थी, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। गाँव के घर जाने दिए, लाइट्स पटाखे सभी लाकर रख दिए, बस पैकिंग करनी बाकी थी। रीवा के कामकाजी सोमनाथ बहू रीटा भी रीवा के ऑफिस में ही काम करती थी। रीवा रीटा का परिवार साथ में गांव जाने को था, इसलिए रीवा ऑफिस के लंच टाइम में रीटा से बोली, भाभी गांव कब चलना है, कौन सी तारीख टिकट निकलवानी है। रीटा बोली, मम्मी जी कह रही थी कि तुम्हारी सास ममता जी इस विषय में आज बात कर लेंगी। रिया बोली, भाभी आपकी सास और मेरी सास दोनों देवरानी जेठानी है, ऊपर से उनके गांव वाले 2 जेठ जेठानी। बाप रे, सभी लोग मिलकर दिवाली की तैयारी करेंगे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, अपने अपने घर में चुपचाप अपना अपना परिवार पूजा कर लो, यह सभी को इकट्ठा करना फिर साथ में खाना रखना, इंसान कितना थक जाता है बेचारा। मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मम्मी जी की वजह से सब करना पड़ता है। रीटा बस मुस्कुरा दी, वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वह रीवा की आदतों से अच्छे से जानती थी। यह कंपनी में रीवा रीटा के साथ कंपनी में होल्ड करती थी, जबकि रीटा हमेशा उसकी चचेरी देवरानी होने का कारण उसकी ऑफिस के काम में ही मदद करती थी। दूसरी तरफ रीटा की सास नर्मदा जी अपनी देवरानी ममता को फोन किया और सभी ने दिवाली के 2 दिन पहले गांव जाने का मन बना लिया। उसी आधार पर दीनदयाल जी सभी को टिकट्स बुक करवा दी। रीवा के साथ ममता जी, रीटा के साथ नर्मदा जी सगी देवरानी जेठानी थे। दोनों आपस में बहुत बनती थी। वो सब लोग गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे। गांव में रह रही थी दोनों जेठानी देवरानी, मुंबई में रह रही जेठानी देवरानी का इंतजार करती कि कब वापस गाँव आएगी और सभी मिलकर साथ में त्यौहार का आनंद लेंगे। रीवा यही मुंबई एकांगी परिवार में पढ़ी लिखी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसे अपनी सास गाँव में सारे लोग बहुत ताजुब थे, उसे बस अपना काम निकलवाने से मतलब था। ममता जी बहुत मदद किया करती थी, इसलिए वह भी उसके साथ अच्छे व्यवहार दिखावा कर देती थी, मगर रीवा के मन में उन लोगों के लिए बिल्कुल आदर भाव नहीं था। दिवाली पे गांव जाने के लिए सभी लोगों अपने अपने कपड़े की पैकिंग कर ली। रीवा ने सारे वेस्टर्न कपड़े साथ डाल लिए और जिस दिन गाँव जाना था उस दिन भी वेस्टर्न कपड़े पहनकर रेडी हो गई। ममता जी उसे देखते ही बोली, बहू हम गाँव जा रहे हैं और वह भी दिवाली, इतनी बड़ी पूजा के लिए, वहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो। गाँव में लोग 2 बातें बनाते वक्त लगाते हैं। मम्मी जी मुझे इन कपड़ों से कोई बुराई नहीं लग रही है, गांव तो गाँव ही रहेगा और मैं यहाँ शहर में पली बड़ी लड़की हूँ, गांव वालों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें क्या। ममता जी बोली, बहू मैं किसी के कहने या कोई अर्थ निकालने, मगर मुझे खुद यह महसूस हो रहा है कि मैं दिवाली जैसे मौके पे ऐसी सलवार कमीज तुम पे ज़्यादा सूट करता है। यह वेस्टर्न परिवार तो पार्टी में अच्छे लगते हैं। रीवा बोली, मम्मी जी रीटा भाभी को यहाँ मुंबई में पली बड़ी लड़की है,
आपको लगता है वो गाँव में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनेगी? देख लेना, नहीं पहनेगी। इसलिए मैं तो सूटकेस में सारे वेस्टर्न कपड़े ही भरे हैं। ममता जी ने बहू के आगे हथियार डाल दिए और सोचने लगी, करना है करो, मुझे क्या, कौन से परिवार कौन से अवसर पे अच्छे लेंगे, यह सीख मुझे ही देनी पड़ रही है। और कुछ जवाब ना देते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मोहित ने रीवा को देखा तो बोला, हम गांव कैसे कपड़े पहनकर साथ चल रही हो? हम वहाँ पूजा के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। मोहित के मुंह से यह सब सुनकर रीवा को लगा जैसे अकेले में उसकी सास ने उसके पति को रीवा के खिलाफ भड़काया होगा। मोहित ने जब रीवा का बैग खोला तो देखा उसके साथ सारे वेस्टर्न कपड़े ले रखे थे। मोहित ने रीवा के सारे वेस्टर्न कपड़े खाली करके सलवार कमीज बैग में भरने लगा। रीवा मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे मोहित की बात माननी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो मोहित का गुस्सा भली भांति जानती थी, इसलिए चुपचाप बैग में से वेस्टर्न कपड़े निकालने सलवार सूट डाल दिए। ममता जी को यह देखकर तसल्ली हुई कि चलो अच्छा हुआ, बहू ने मेरी ना सही मोहित की बात तो मानी, वरना कोई मेरी बहू के कपड़े को लेकर उंगली उठाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिवाली के 2 दिन पहले सभी गाँव पहुँच गए। रीवा की सास और सभी देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ दिवाली का सारा नाश्ता बनाया और फिर दिवाली के दीप जलाए। इन 2 दिन में रीवा लग रहा था घर में कितनी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। वो अपनी ही टाइम मिस कर रही थी कि काश इतनी भीड़ ना होती, मैं अकेले अपने कमरे में जाकर सिर्फ टीवी भी देखती। मगर सोचने लगी 4 दिन और सही, अपने मम्मी के घर जाकर अकेले खूब मजे करूंगी। दिवाली के दिन सभी का खाना रीवा के घर में रखा गया था। खाना बनाने के लिए रीवा की सास ने पहले विमला और रानी को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। विमला से कहने लगी, सुनो, दिवाली खत्म हो जाए फिर विमला तुम वापस मेरे घर मेरी मदद के लिए आ जाना, क्योंकि मुझे पापड़ पड़ी फिर आंवले का अचार यह सब बनाना है। विमला बोली, सेठानी जी अभी पापड़ बड़ी अचार यह सब क्यों? ममता जी बोली, बेटा बहू वापस मुंबई जा रहे हैं, उसके साथ पापड़ बनाकर भेजने हैं। मेरी बहू को मेरे हाथ के पापड़ अचार बहुत पसंद है। बीना बोली, सेठानी जी आपके लिए तो जान ही जा रहा है, जब चाहे बुला लेना, मैं आपकी सब मदद कर दूंगी। दिवाली के पूजा के समय रीवा ने एक सलवार सूट का सेट पहन लिया जो दिखने में थोड़ा हेवी था, मगर क्या उसकी रीटा भाभी पूजा के लिए तैयार होकर आई तो रीवा के नजरें नहीं निहारती रही। रीटा ने क्रीम कलर का लहंगा चोली, गले में हार, कान में बड़े झुमके और साथ माथे पे बिंदी लगाई थी, जिसे बहू को मुंबई में रीवा ने कभी सलवार कमीज में नहीं देखा था। वो बहू यहाँ लहंगा चोली पहनकर घूम रही थी। वहाँ तो ऑफिस में रीटा हमेशा जीन्स टॉप पहनकर ही ऑफिस आती थी, मगर यहाँ उसका अलग रूप था। रीटा के घर वाले अपने यहाँ पूजा की संपन्न परिवार घर पूजा सम्मिलित होने आए थे। पूजा के बाद रीटा सभी को मुस्कुराहट के साथ खाना परोस रही थी, जबकि रीवा सिर्फ नाम में रसोई में सभी के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। ममता जी को मन ही मन रीटा का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, मगर उन्होंने यह बात कभी रीवा से नहीं कही, क्योंकि वो जानती थी कि कभी एक बहू दूसरी बहू की तारीफ सामने नहीं करनी चाहिए। अकेले मौका पाकर रीवा रीटा से बोली, भाभी आप शहर में होकर यहाँ आकर गाँव वाले जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? रीटा बोली, रीवा मेरा मानना है कि हम जहाँ जिस काम के लिए उपस्थित होते हैं हमें वैसे परिधान और वैसे संस्कार अपनाने चाहिए। हम जब ऑफिस जाते हैं तो जीन्स टॉप पहनते हैं, हम जब पार्टी में जाते हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं, और जब पूजा में जाते हैं तो साड़ी या लहंगा पहनते हैं। परिधान का तो जिंदगी में बहुत महत्व होता है। रीवा यह बातें ध्यान से सुन रही थी, मगर ग्रहण कर रही थी, वो उसे खुद नहीं पता। ममता जी रीटा की सारी बातें सुनी और सोचने लगी, रीटा भी मुंबई में पली बड़ी है, मगर संस्कार और रीति रिवाजों में खूबी निभाती है। ममता जी रीटा की सारी बातों से प्रभावित थी, मगर रीवा के लिए उनके लिए कोई गिलानी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि रीवा में धीरे धीरे सुधार जरूर आएगा। दिवाली के 2 दिन के एक दूसरे में घर आने जाने के, एक दूसरे के 9 वर्ष की शुभकामना देने में यूं ही बीत गया। जब रीवा कहा कि वो लोग 2 दिन बाद वापस मुंबई जाना रवाना हो गए, क्योंकि थोड़े दिन वो अपनी मम्मी के यहाँ जाना चाहती है, ममता जी ने जल्दी से विमला को बुलाकर पापड़ बड़ी बनाने में मदद करने कहा, ताकि वो बेटे बहू के साथ उनके लिए भेज सके। रीवा बोली, मम्मी जी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए कितना सोचती है। आप जानते हैं मुझे पापड़ बड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आप सब काम छोड़कर पहले मेरे लिए यह सब बनाने बैठे। ममता जी भी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा बहू के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला? ममता जी और बिमला पापड़ बड़ी बनाने में लगे, तब बिमला बोली, मेरी देवरानी पारुल को भी पापड़ बड़ी बहुत पसंद है सेठानी, वो भी पेट से भी है। मेरे बच्चे बीच बीच में याद करते हैं कि पापड़ बड़ी, मगर मुझे बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। ममता जी बोली, तुम छोटे लोगों को यही दिक्कत है, पहले की नियत खराब कर देते हो। ले जाना तेरे देवरानी के लिए भी और तेरे बच्चे के लिए भी,
थोड़े पापड़ बड़े। अब फटाफट हाथ चला। विमला बोली, अरे सेठानी, मेरे कहने का मतलब नहीं था। मुझे नहीं चाहिए आपके पापड़ बड़े। मैं तो बस कह रही थी कि समय के अभाव के कारण मैं पापड़ बड़े नहीं बना पाती। उनमें ममता जी पति आकर बोले, ममता बहू को तो आराम से कमरे में बैठाई हो और तुम यहाँ अकेले अकेले इतनी मेहनत कर रही हो, वो भी नन्ही के साथ मुंबई भेजने के लिए। ममता जी बोले, अरे कभी कभी तो गांव आती है बेचारी, कर लेने दो उसे आराम। उसे मेरे हाथ की पापड़ बड़ी बहुत पसंद है। आप तो जानते हैं, तो आ जाइए अभी यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद मुझे केर और आमले अचार भी बनाना है, वहाँ भी उन्हीं के लिए। मोहित को मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। एक दिन बाद ममता जी ने सारा सामान मुंबई भेजने के लिए तैयार कर दिया था। रीवा और मोहित भी दूसरे दिन मुंबई वापस जाने के लिए अपने कपड़े पैकिंग कर रहे थे। उतने में रीवा की माँ सरला जी का फोन बज उठा। वो बोली, रीवा कब आ रही है बेटा? रीवा बोली, बस माँ कल निकल रहे हैं। सरला जी बोली, बेटा तू आ जाए तो तेरे लिए पापड़ बड़ी बना दूंगी, तुझे बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ। रीवा हंसकर बोली, मम्मी शायद तुम जानती नहीं, मेरी सास एक नंबर की बेवकूफ़ है। मैं उनके बनाए खाने से लेकर उनके बनाई हर चीज़ की इतनी तारीफ करती हूँ कि बेचारी ने मेरे लिए जाने के लिए पापड़ बड़े अचार सब बना दिया है। और आपको इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत करनी है? मेरी माँ इस उम्र में इतनी मेहनत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप तो बस आराम करो। यह मेरी सास है जो कोल्हू के बैल की तरह सारा काम कर देती है और बस बदले मुझे अपनी जबान मीठी रखनी पड़ती है, गुड़ की तरह। और दोनों माँ बेटी हंसने लगे। ममता जी बेचारी रीवा के कमरे से उसे यही पूछने आ रही थी कि रास्ते के लिए कितने पराठे भरूं और कौन सी सब्जी बनाऊं। यह सब सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह एक ही पल वही रुक गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ममता जी को अपने पति की बातें याद आ गई, जो हमेशा कहते थे कि बहू को इतना मत चढ़ाओ सिर पे, वह सर पे बैठकर नाचने लगेंगी। अब तक ममता जी रीवा की हर गलती नजरअंदाज करती आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रीवा बच्ची है, अभी नादान है। मगर आज उन्हें पता चला कि रीवा तो सिर्फ ऊपर से मीठी मीठी बोलती है ताकि उसका सारा काम करो, बाकी मन में उनके इतने पाप भरा है। यह बातें वो आज समझ पाई थी। ममता जी नम आंखों से लिए रसोई में वापस आ गई। थोड़ी देर में रीवा रसोई में आकर बोली, मम्मी जी पापड़ बड़ी अचार दे दीजिए, उनको अलग बैग में पैक कर देती हूँ। ममता जी बोली। वो बेवकूफ़ बोली, सभी को अपना मानकर उसके लिए खड़ते रहते, मगर वो लोग उसके अपने आपन का नाजायज फायदा उठाने लग जाए तो उन्हें यह बेवकूफ़ी करनी छोड़ देनी चाहिए। यह पापड़ बड़ी अचार मैं अपनी सहकर्ता विमला को दे दूंगी, जो बेचारी इतनी मदद करती है। अब तुम यह सब रहने दो। रीवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने उसके द्वारा उसकी माँ से कही गई सारी बातें सुन ली। वह शर्म से जमीन पर गले जा रही थी और अपनी गलती का मन ही मन एहसास हो गया था। दोस्तों, लोग एक दूसरे को अपना मानकर उनके लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं, मगर जब कोई इस बात को नाजायज फायदा उठाने लगे तो उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। धन्यवाद।